बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ सेकेंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ पर वृक्ष हैं और कुछ पर सड़कें व इमारतें बनी हुई हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है, उसके अलग अलग यूज़ होते हैं। और जब हम लैंड यूज़ कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो लैंड यूज़ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. The land use categories add up to reporting area, which is somewhat different from the geographical area. So the Survey of India is responsible for measuring geographical area of administrative units in India. बेटा, भारतीय भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है और ये स्थायी होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स that while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records, the latter does not change and stays fixed as per Survey of India measurements. ठीक है, 10th में भी पढ़ा है लैंड कैटेगराइजेशन या लैंड यूज़ कैटेगराइजेशन के बारे में। तो भू राजस्व अभिलेख के द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम भू उपयोग को बांटते हैं वन में, यानी कि फॉरेस्ट। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां पर वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत हमेशा के लिए अपनाया गया है। दूसरा हमारा लैंड यूज़ होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो इसमें आती हैं आपकी बस्तियां, जो ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में होती हैं। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, नहरें आदि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित होता है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग की जो लैंड यूज़ है उसमें इंक्रीज हुआ है। तीसरी कैटेगरी होती है हमारी बैरन और वेस्टलैंड्स, यानी कि बंजर भूमि। तो द लैंड विच में बी क्लासिफाइड एज अ वेस्टलैंड सच एज बैरन, हिली, टेरेंस और आपका जो है रवाइंस एक्सेट्रा। फोर्थ कैटेगरी है हमारी एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, यानी कि वो भूमि जो चरागाहों के लिए उपयोग में की जाती है। मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज ओन्ड बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। फिफ्थ कैटेगरी में हमारा आता है एरिया अंडर मिसलेनियस, जैसे कि हमारा ट्री, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी कि पेड़ जो हैं हमारे लगे हुए हैं या फिर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, इनको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। सो द लैंड अंडर ऑर्किड्स एंड फ्रूट ट्रीज आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन, यानी कि आपके जो बाग होते हैं, फलों के बाग जो होते हैं, फूलों के जो बाग होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में लाते हैं। और ज़्यादातर इसमें ऐसे ये जो बाग होते हैं वो प्राइवेटली यानी कि निजी होते हैं पूरी तरीके से। होता है हमारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये भूमि जो पिछले 5 सालों तक अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। 7वें वर्ग में आती है हमारी करंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती भूमि। ये वो भूमि है जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। 8वें कैटेगरी है हमारी फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी कि पुरातन परती भूमि। ये भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती हैं। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। और आखिरी कैटेगरी होती है हमारी निवल बोया क्षेत्र, यानी कि नेट एरिया सोन। ये वो भूमि है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, उसी को हम कहते हैं नेट सोन एरिया या फिर कि निवल बोया गया क्षेत्र। भारत में भू उपयोग परिवर्तन लैंड
use change in India. Land use in region to a large extent is influenced by the nature of economic activities carried out in that region. So, however, while economic activities change over time, land, like many other natural resources, is fixed in terms of its area. So, at this stage, one needs to appreciate three types of changes that an economy undergoes. हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है इसमें हमारा अर्थव्यवस्था का आकार, द साइज ऑफ द इकोनॉमी. इट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, grows over time as a result of increasing population, change in income levels, available technology and associate factors. दूसरा है हमारा समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है. Secondly, the composition of the economy would undergo a change over time. In other words, we can say that the secondary and the tertiary sectors usually grow much faster than the primary sector, especially the agricultural sector. तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता. कृषि भूमि पर दबाव पड़ता चला जाता है. और कृषि भूमि पर दबाव क्यों बढ़ता है, इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता जाता है. दबाव के बढ़ते रहने का दूसरा कारण है वो जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है, प्रतिदिन बढ़ती जाती है. India has undergone major changes within the economy over the past 4 or 5 decades, and this has influenced the land use changes in the country. These changes between 1960 to 61 and 2002 to 2003 have been shown in this figure, which I am going to show you. तो हम इस फिगर में देख सकते हैं. इस फिगर में हमको दिखाया गया है changes in shares of land use categories in India between 1960-61 to 2002-2003. इसमें भारत में भू उपयोग संवर्ग के अनुपात में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो हम देख सकते हैं. इसमें 1960-61 जो आपको पहला हल्का ग्रे कलर का दिख रहा है, जो आपको बार, वो उससे दिखाया गया है. और 2002-2003 का जो बार है वो डार्क कलर से दिखाया गया है. तो आप देख सकते हैं कि इनमें 3 क्षेत्रों में तो आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है. 3 क्षेत्रों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और 4 क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि कमी आई है. तो देख सकते हैं जो सबसे पहला वाला आपका है फॉरेस्ट, इसमें क्या है, ये पहले कम है फिर बड़ा है. फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आप देख रहे हैं ये भी बड़ा है. फिर आप देख रहे हैं बंजर व व्यर्थ भूमि, बैरन एंड वेस्टलैंड, ये कम हुई है. फिर आप देख रहे हैं स्थायी चरागाह, परमानेंट पॉस्चर्स, ये भी कम हुए हैं. कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये भी कम हुई है. उसके बाद जो आपके कृषि योग्य भूमि है, जो फैलो अदर देन करंट फैलो है, ये इसमें किसी तरह का चेंज नहीं है. इसके फिगर सिमिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे. और इसके बाद आप देख रहे हैं करंट फैलो यानी कि परती भूमि आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई है. और नेट जोन एरिया, इसमें कमी आई है. इसमें देखा कि किन किन लैंड यूज़ में जो कैटेगरीज़ हैं, किस में बढ़ोतरी हुई है, किस में कमी हुई है और किस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे ये कमी है तो क्यों है, बढ़ोतरी हुई है तो क्यों हुई है. तो हमने 3 क्षेत्रों में देखा कि बढ़ोतरी हुई है, तो उनके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है. इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है. इसके अतिरिक्त गांवों और शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है. अतः जो हमारी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, उसका प्रसार कृषि योग्य लेकिन व्यर्थ भूमि और कृषि भूमि की हानि पर हुआ है. कैटेगरी है हमारी जिसमें बढ़ोतरी हुई है, दैट इज़ अवर फॉरेस्ट, अंडर फॉरेस्ट.
So the increase in the under forest, as explained before, can be accounted for by increase in the demarcated area under forest rather than an actual increase in the forest cover in the country. And the third category is current fallow. So the increase in the current fallow cannot be explained from information pertaining to only 2 points. The trend of current fallow fluctuates a great deal over years depending on the variability of rainfall and cropping cycle. हमने देखा कि 4 वर्ग ऐसे हैं जिनमें की कमी आई है, उनमें वृद्धि ना होकर के उनमें कमी हुई है. तो उनमें कमी क्यों हुई है, इसका पहला रीज़न है एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल and non-agricultural sectors, the wastelands and cultivable wastelands have witnessed decline over time. दूसरा है हमारा निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता एक वर्तमान घटना है जो 1990 के दशक से शुरू हुई. इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर्ज की जाती है. हमारा चरागाह भूमि जो है हमारी, तो द डिक्लाइन इन लैंड अंडर पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, illegal encroachment due to expansion of cultivation on common pasture land is largely responsible for this decline. So after this we come to the point, the topic common property resource या फिर साझा संपत्ति संसाधन. साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है? भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है. एक होती है प्राइवेट, क्या कहते हैं, निजी भू संपत्ति होती है. दूसरी होती है हमारी साझा संपत्ति यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हम जिसे कहते हैं. पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट है, उनका अपना है, उसमें किसी और की कोई भी साझेदारी नहीं होती है, जैसे कि आपका अपना घर है, अपनी ज़मीन है. दूसरे वर्ग की भूमियाँ सामुदायिक कम्युनिटी यूज़ के लिए होती हैं या फिर राज्यों के स्वामित्व में होती हैं. साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए जैसे चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी और साथ ही अन्य उत्पाद जैसे फल, रेशा, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के जीवन यापन में ये जो साझा संपत्ति होती है ये बहुत ही काम आती है. इन भूमियों में कमी से, अगर इन भूमियों में कमी हो जाती है तो जो वर्ग इन पर पूरी तरीके से निर्भर करते हैं उन्हें चारे और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है. CPR यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं, दे कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज़ नेचुरल रिसोर्स वेयर एवरी मेंबर हैज़ द राइट ऑफ एक्सेस एंड यूसेज विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस एंड विदाउट एनीबडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स ओवर दैम. Community forest, pasture lands, village water bodies and other public spaces where a group larger than a household or family unit exercises rights of use and carries responsibility of management are examples of our common property resources, which we can say that CPR is. Cultural land use in India, भारत में कृषि भू उपयोग, तो भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है. विद दे आर द पर्सन हु आर टोटली डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर. Agriculture is a purely land-based activity unlike secondary and tertiary activities. In other words, contribution of land in agriculture output is more compared to its contribution in the outputs in the other sectors. So thus lack of access to land is directly correlated with the incidence of poverty in rural areas. भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो कि अन्य कार्यों में नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी हैं और प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति हैं और एक समाज में इनकी प्रतिष्ठा को वो बढ़ाता भी है. स्टडी की थी तो उसमें हमने देखा था कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है. कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट द स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग इन एडिशनल लैंड अंडर नेट जोन एरिया इन इंडिया इज limited. There is thus an urgent need to evolve and adopt land saving technologies,
Such technologies can be classified under two heads: those which raise the yield of any particular crop per unit area of land, and those which increase the total output per unit area of land from all crops grown over one agricultural year by increasing land use intensity. करेंगे भारत में फसल ऋतुओं की क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। ये आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि भारत में जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम 3 फसल ऋतुओं में विभाजित करते हैं: खरीफ, रबी और जायद. So there are 3 distinct crop seasons in the northern and interior parts of country, namely Kharif, Rabi and Zaid. So the Kharif seasons largely coincides with the southwest monsoon, under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, jowar, bajra and tuar is possible. And the Rabi seasons begins with the onset of winter in October, November and ends in March, April. So the low temperature conditions during these seasons facilitate the cultivation of temperate and subtropical crops such as wheat, gram and mustard. Now the third one is Zayad. Zayad की फसलें हम कहते हैं. It is a short duration summer cropping season. ये एक बहुत ही छोटा क्या कहते हैं टाइम पीरियड होता है. जायद का एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद शुरू होता है. इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है. यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती. यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है. इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए. सो फार्मिंग इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज irrigated and rain-fed. There are 2 types of farming, irrigated and rain-fed, यानी कि सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर, जिसे बारानी भी कहा जाता है. ठीक है, तो इरिगेटेड एंड रेनफेड, सिंचित कृषि या फिर वर्षा निर्भर, जिसको हम बारानी कृषि भी कहते हैं. ठीक है ना. तो 2 प्रकार के, अगर हम कहें कि आर्द्रता के आधार पर 2 प्रकार की कृषि होती हैं. There is difference in the nature of irrigated farming as well based on objective of irrigation, protective और productive. ठीक है. सिंचित कृषि भी फिर 2 प्रकार की होती है. सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है. पहली होती है रक्षित सिंचाई कृषि यानी कि प्रोडक्टिव, और दूसरी होती है उत्पादक सिंचाई कृषि यानी कि प्रोडक्टिव. प्रोटेक्टिव इरिगेटेड है यानी कि रक्षित सिंचाई कृषि है. इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, जिसका अभिप्राय ये है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है. इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है. हमारा प्रोडक्टिव इरिगेशन यानी कि उत्पादक सिंचाई कृषि is meant to provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity. In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than productive irrigation. प्रकार सिंचित कृषि को हमने 2 भागों में बांटा. हमारी वर्षा निर्भर कृषि यानी कि रेन फेड फार्मिंग भी 2 पार्ट्स में होती है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग. भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम है. इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम जो फसलें होती हैं जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, गवार, चारा फसलें आदि उगाई जाती हैं. और इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां भी अपनाई जाती हैं. आर्द्र कृषि क्षेत्र जो हमारा वेटलैंड फार्मिंग है, in wetland farming the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season, so such regions may face flood and soil erosion hazards. So these areas grow various water intensive crops such as rice, jute and sugarcane and practice
एक्वा कल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़, और ताज़े पानी की जल कृषि भी यहाँ पर की जाती है। फूड ग्रेन्स इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी may be gauged from the fact these crops occupy about 2/3 of total cropped area in the country, and food grains are dominant crops in all parts of the country, whether they have subsistence or commercial agricultural economy. On the basis of the structure of grain, the food grains are classified as cereals and pulses. तो हम उन्हें दालों में और अनाजों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनाज यानी कि सीरियल्स। So the cereals occupy about 54% of total cropped area in India, यानी कि भारत के 54% भाग पर अनाजों का उत्पादन किया जाता है। The country produces about 11% cereals of the world. विश्व का कम से कम 11% अनाज भारत में उत्पादित किया जाता है and ranks third in production. और चीन के बाद भारत का अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है। चीन और यूएसए के बाद, चीन का पहला, यूएसए का दूसरा और भारत का अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान है। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स विच आर क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स यानी जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं, लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, रागी एक्सेट्रा, अकाउंट ऑफ एक्सेट्रा। बात करेंगे चावल की, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं और विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में चावल को उगाया जाता है। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई और पूर्वी भारत के जो आर्द्र भाग हैं, आर्द्र भाग का मतलब होता है वेट एरियाज यानी कि जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्यों में और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं जिन्हें हम औस, अमन और बोरो का नाम दिया गया है। लेकिन हिमालय और देश के उत्तर पश्चिम भागों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जो होती है खरीफ की फसल के रूप में ही इनको वहाँ पे उगाया जाता है। भारत विश्व का 22% चावल उत्पादन करता है और चीन के बाद चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। देश के कुल बोई क्षेत्र के 1/4 भाग पर 1/4 हिस्से पर चावल बोया जाता है। 2002 और 2003 में देश के प्रमुख 5 चावल उत्पादक राज्य थे, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं हैं, लेकिन हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्र में चावल की कृषि 1970 से वहाँ पर शुरू हो गई थी। राइस, wheat is the second most important cereal crop in India. India produces about 12% of total wheat production of world. It is primarily a crop of temperate zone. Hence, its cultivation in India is done during winter. In Rabi season, about 85% of total area under this crop is concentrated in north and central regions of the country, like Indo-Gangetic Plain, Malwa Plateau and Himalayas up to 2700 meter altitude. Being a Rabi crop, it is mostly grown under irrigated conditions, but it is a rain-fed crop in Himalayan highlands and parts of Malwa Plateau in Madhya Pradesh. देश की कुल बोई क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ज्वार इज द कोर सीरियल्स and among these jowar or sorghum alone accounts for about 5.3% of total cropped area. It is main food crop in semi-arid areas of central and southern India. Maharashtra alone produces more than half of the total jowar production of the country. Other leading states of jowar are Karnataka, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. मक्का एक खाद्य फसल भी है और चारा फसल भी है। ये निम्न कोटि मिट्टी और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। ये फसल कुल बोई क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में ही बोई जाती है।
मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। दालें यानी पल्सेस। Pulses are very important ingredient of vegetarian food as these are rich source of proteins. ये फलीदार फसलें हैं। They are legume crops which increase the natural fertility of soils through nitrogen fixation. भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व की लगभग 20% दालें उत्पन्न करता है। The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the drylands of Deccan and Central Plateaus and northwestern parts of the country. Pulses occupy about 11% of the total cropped area in the country. Being the rain-fed crops of drylands, the yields of pulses are low and fluctuate from year to year. चना और अरहर भारत की ये प्रमुख दालें हैं। Gram and tur are the important pulses grown in India. Gram, it is cultivated in subtropical areas. It is mostly a rain-fed crop cultivated during Rabi season in central, western and northwestern parts of the country. Just 1 or 2 light showers of irrigations are required to grow this crop successfully. It has been displaced from the cropping pattern by wheat in Haryana, Punjab and northern Rajasthan following the Green Revolution. At present, gram covers only about 2.8% of the total cropped area in the country. And the major producing states are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Rajasthan. Now, तुअर और अरहर दाल सभी घरों में भी पसंद की जाती है। बच्चे इसको पसंद करते हैं। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना और पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लाल चना और पिजन पी ये देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों और सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत की कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती होती है और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्यों में से हैं। सीड्स इन इंडिया, द ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। खाने वाला तेल जो भी हम लोग घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम लोग ऑयल सीड्स का उत्पादन करते हैं। ड्राईलैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, region of Andhra Pradesh and Karnataka plateau are oilseeds growing regions of India. So these crops together occupy about 14% of total cropped area in the country. And the major oilseeds are groundnut, rapeseed and mustard, soya bean, sunflower are the main oilseed crops which are grown in India. मूंगफली का तेल निकाला जाता है। ग्राउंडनट भारत विश्व में 17% मूंगफली का उत्पादन करता है। ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु हमारे जो साउथ इंडिया में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 3.6% क्षेत्र पर फैली हुई है और मुख्य उत्पादक राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तमिलनाडु में जहाँ भी ये फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है। तोरिया व सरसों, rapeseed and mustard. They are comprise several oilseeds as राई, सरसों, तोरिया and तारामीरा। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। These are subtropical crops cultivated during Rabi season in northwestern and central parts of India. And these are forest sensitive crops and their yields fluctuate from year to year. But with the expansion of irrigation and improvement in seed technology, their yields have improved and stabilized to some extent. About 2/3 of the cultivated area under these crops is irrigated. These oilseeds together occupy only 2.5% of total cropped area in the country. Rajasthan contributes about 1/3 production, while other leading producers are Uttar Pradesh, Haryana, West Bengal and Madhya Pradesh. अन्य तिलहन भी हैं जैसे कि सोयाबीन और सूरजमुखी। ये भी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है और सूरजमुखी की फसल ज़्यादातर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र के जो हिस्से हैं वहाँ पर जो है सूरजमुखी की फसल जो बोई जाती है तेल के लिए।
ये हमारे देश में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें या फाइबर क्रॉप्स। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए फाइबर देती हैं, रेशा प्रदान करती हैं। कपास और जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। फर्स्ट, कॉटन। कॉटन इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री। India lost a large proportion of cotton growing area to Pakistan during partition. आज़ादी के बाद कॉटन प्रोडक्शन का बहुत सारा हिस्सा जो था भारत का वो पाकिस्तान में चला गया। तो हाउएवर इट्स हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल इंडियन यानी छोटे रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहते हैं, एंड लॉन्ग स्टेपल जिसे अमेरिकन कॉटन कहा जाता है, लंबे रेशे वाली अमेरिकन। दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन भारत में होता है। एंड जो लंबे रेशे वाली लॉन्ग फाइबर कॉटन है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, उसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नरमा इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। का कपास उत्पादन में विश्व में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बाद इनफैक्ट चौथा स्थान है। ये विश्व के 8.3% भाग पर उत्पादन करता है और लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है देश के। इसमें उत्तर पश्चिम में भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भागों में इसको बोया जाता है। नाउ जूट का प्रयोग मोटी वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोट्स, क्लोथ, बैग्स, सेक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। इट इज़ अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। India lost large jute growing areas to East Pakistan, Bangladesh again during Pakistan. At present, India produces about 3/5 of jute. And West Bengal accounts for about 3/4 of the production in the country. Bihar and Assam are other jute growing areas, being concentrated only in few states. This crop accounts for only about 0.5% of the total cropped area in the country. फसलों की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले है हमारा गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज एंड वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में ये केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, लेकिन भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भागों में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गन्ने की खेती की जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील इन द वर्ल्ड and it accounts for about 23% of the world production of sugarcane, but it occupies only 2.4% of the total cropped area in the country. Now, chai. Tea is a plantation crop. ये एक रोपण कृषि है और ये पेय पदार्थ है। It is a beverage. So, black tea leaves are fermented, whereas green tea leaves are unfermented. काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की जो हरी पत्तियां होती हैं वो अकिण्वित होती हैं। इट इज़ एन इंडिजीनियस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्दर्न चाइना। इट इज़ ग्रोन ओवर अनड्वेलेटिंग सॉइल्स इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। In India, tea plantation started in 1840s in Brahmaputra Valley of Assam, which still is a major tea growing area in the country. बाद में फिर इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भाग जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जिलों में शुरू की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की जो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ हैं वहाँ की जाती है, उनके स्लोप्स पर की जाती हैं। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, और 28% चाय का प्रोडक्शन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय चाय का भाव जो है अब घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका और चीन के बाद पूरे संसार में तीसरा स्थान है। चाय की खेती सबसे ज़्यादा हमारे देश में असम में की जाती है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। चाय के बाद जो दूसरा बेवरेज है हमारी जो पेय पदार्थ है दैट इज़ कॉफ़ी।
And coffee is a tropical plantation crop. Its seeds are roasted, ground and are used for preparing a beverage. इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं, अराबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत ज़्यादातर अराबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। लेकिन भारत में विश्व का केवल 4.3% कॉफ़ी का ही उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको के बाद भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स की जो हाईलैंड्स है वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में कृषि का विकास। Agriculture continues to be an important sector of Indian economy, and in 2001 about 53% population of the country was dependent on agriculture. The importance of agriculture sector in India can be gauged from the fact that about 57% of its land is devoted to crop cultivation, whereas in the world the corresponding share is only about 12%. In spite of this, there is tremendous pressure on agricultural land in India, which is reflected from the fact that the land-human ratio in the country is only 0.31, which is almost half of that of the world as a whole, 0.59 hectare. So despite various constraints, India agriculture has marched a long way since independence. ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि में विकास के लिए कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य था खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने बहुत से उपायों को पारंपरिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना। तीसरा, कृषि योग्य बंजर और परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। इनिशियल स्टेज जो पॉलिसीज़ थी शुरुआती दौर में, initially this strategy had been increasing food grains production, but agricultural production stagnated during late 1950s. To overcome this, इस समस्या से उभरने के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, I'm repeating, intensive agricultural district program and इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम IAAP, 2 कार्यक्रम, यानी कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप हमें दूसरे देशों से खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको से और चावल फिलीपीन से, जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थीं, इनको उपलब्ध कराया गया। भारत ने इसका लाभ उठाया और अपनी पैकेज टेक्नोलॉजी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात की सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी की किस्मों को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति और पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति को ही हम कहते हैं हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन। पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ग्रोथ came to be known as Green Revolution. This also gave fillip to the development of a large number of agro inputs, agro processing industries and small scale industries. This strategy of agricultural development made the country self-reliant in food grain production, but Green Revolution was initially confined to irrigated areas only. So this led to regional disparities in agricultural development in country till the 70s, after which the technology spread to the eastern and central parts of the country. 1980 में हमारी भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया। 1990 में जो 1990 का दौर था उसे हम उदारीकरण नीति
और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा लिबरलाइजेशन और हमारी ओपन मार्केट इकोनॉमी के कारण भारतीय कृषि के विकास पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य, बीजों कीटनाशकों पर छूट में कटौती और ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर प्रादेशिक और अंतर वैयक्तिक विषमता पैदा कर सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। So there has been a significant increase in agricultural output and improvement in technology during the last 50 years. बहुत सी फसलें जैसे चावल, गेहूं के उत्पादन और पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलें जैसे गन्ना, तिलहन और कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। भारत को दालों, चाय, जूट और पशुधन दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। ये चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना और सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सिंचाई के प्रसार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म मशीनरीज। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। Consumption of chemical fertilizers has increased by 15 times since mid-60s, and in 2001-2002 per hectare consumption of chemical fertilizers in India was 91 kg, which was equal to its average consumption in the world, 90 kg. But in the irrigated areas of Punjab and Haryana, और जो हमारे पंजाब और हरियाणा के जो सिंचित भाग हैं उनमें देश के औसत खपत जो थी वो 4 गुना से भी ज़्यादा थी। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन एर्टिक मानसून। इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट इज निम्न उत्पादकता या फिर लो प्रोडक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास एवं तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर, विशेषकर जो हमारे शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दाल और तिलहन की खेती की जाती है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता, कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्थनेस। The inputs of modern agriculture are very expensive. This resource-intensive approach has become unmanageable for marginal and small farmers as they have very meager and are no saving to invest in agriculture. And to tide over these difficulties, most of such farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. Crop failures and low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of indebtedness. भूमि सुधारों की कमी, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियाँ, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारों में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भूमि सुधारों को प्राथमिकता तो दी गई, लेकिन ये सुधार कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पाए। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री. More than 60% of the ownership holdings have a size similar than 1 hectare. Furthermore, about 40% of the farmers have operational holding size smaller than 0.5 hectare. The average size of land holding is shrinking further under increasing population pressure. निजीकरण का अभाव, लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन भी नहीं है।
अधिकतर उपांत और छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी फैमिली की ज़रूरतों को ही पूरा करती हैं। व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतुविक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। ये समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जलक्रांतता, लवणता और मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। दैट्स ऑल योर चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।